ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो थोड़ा आप लोग साथ देंगे जैसा कि हमेशा देते हैं। एक्चुअली आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको जो है नॉलेज है, लेकिन आज का नॉलेज जो है रैंडम है। हमारा केवल काम ये है कि आपके नॉलेज को अलाइन करके इफेक्टिव बना देना, बस। ठीक है। अब जैसे आपसे हम पूछते हैं कि लाइक चार्ज, जैसे प्लस और प्लस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। अच्छा, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन होगा। अच्छा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अब हम आपसे पूछें कि बाय विच स्ट्रेंथ अट्रैक्शन फोर्स जो है कितने न्यूटन का होगा, या रिपल्सन फोर्स कितने न्यूटन का होगा, इन विच डायरेक्शन? इसका आंसर आपके पास नहीं है। चलिए, तो एक्चुअली जो है कूलॉम भाई साहब ने यही बताया कि दो फोर्स के बीच, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कूलॉम्स लॉ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहली बात तो सीधा सीधा आपको इंडिकेट कर रहा है कि कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ऐसे चार्ज के लिए है जो स्टैटिक सिचुएशन में है। ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे उनका मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो रहा हो, पोजीशन भी ना चेंज हो रही है। स्टैटिक मतलब हर प्रकार से किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो रहा हो। तो स्टैटिक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज आ गया इसमें। तो पॉइंट चार्ज, अच्छा 11th में आप पॉइंट चार्ज जैसे आप सुन रहे हैं अभी, क्या 11th में ऐसा कुछ सुन रखे हैं आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या सुन रखे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि स्पेशली पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है? गजब, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 लेन रोड पर आपके बगल एक ट्रक खड़ी है। अब 4 लेन रोड जो है स्ट्रेट रोड है। अब वो ट्रक अभी आपके बगल से अभी स्टार्ट होती है और आगे की ओर बढ़ती है। जब स्टार्टिंग में आप ट्रक को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो ट्रक पॉइंट ऑब्जेक्ट थी? नहीं। अच्छा, ट्रक अब धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है, क्या उसकी साइज आपको उतनी ही अपीयर हो रही है जितनी जब आपके बगल खड़ी थी तब हो रही थी? नहीं। अच्छा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है? अच्छा नहीं, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, डिक्रीज होते 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 एक समय वो कैसे लगने लगती है? पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट कब लगी? जब ऑब्जर्वर मतलब आप, ऑब्जेक्ट मतलब ट्रक, दोनों के बीच का जो गैप है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट दैट मींस ट्रक की साइज क्या हो गई? निग्लिजिबल हो गई। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट की साइज निग्लिजिबल है in comparison to gap between observer and object, then that object can be assumed as a point object. Same definition can play an important role in this situation. Point charge, if there are two charge Q1 and Q2 and gap between both charges R. So these two charges can be assumed as a point charge if their dimensions, that means size, is negligible in comparison to gap between both charges. गैप बिटवीन बोथ चार्जेस, तो ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनका है कि F प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। फिर आगे बोल रहे हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। यहां F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। K क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट है। क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट। इस K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। अच्छा, यूनिट क्या होगी? तो यूनिट आप जानते हैं फार्मूले से ही निकलता है। जैसे K की यूनिट चाहिए तो K को आप इस साइड रोक के रिमेनिंग टर्म आप लेफ्ट साइड लेके चले जाए। तो लेफ्ट साइड में पहले से न्यूटन लिखा है तो न्यूटन हो जाएगा। आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो इनटू में जाएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा, और आर की यूनिट मीटर होगी, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 Q2 अपान में जाएगा, और Q1 Q2 की एमकेएस सिस्टम यूनिट कूलम होती है, तो ये हो जाएगा अपान में कूलम स्क्वायर। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस K की वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएस सिस्टम में। किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम जानते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग इस K की वैल्यू अब सीजीएस सिस्टम में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, अभी एक चार्ज है आपके पास Q1, और इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जों के बीच में क्या है? एयर है, या क्या है? फ्री स्पेस है, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। तो अभी अभी आप देख रहे हैं कि F इज इक्वल टू हो जाएगा K मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग कूलम भाई साहब। वेयर K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बेटा देखो, यदि इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है कूलम्स कांस्टेंट को, तो हमको न्यूटन को सीजीएस में, मीटर को सीजीएस में, कूलम को सीजीएस में लिख देना है। अब न्यूटन इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की यूनिट आपको याद हो तो 11 में हम लोग बहुत हंसते थे जब न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करते थे, तो 10 टू पावर 5 डाइन आता था। क्या आता था? 10 टू पावर 5 डाइन। तो हम लोग ये कहते थे कि एक डाइन आपकी लाइफ में एकदम अस्त व्यस्त कर देती है, इतना परेशान कर देती है। और ये न्यूटन तो 1 लाख डाइन के मरने के बाद आया है, तो न्यूटन स्टूडेंट लाइफ को डॉट डॉट कर देता है। लेकिन देखें, हम लोग निगेटिविटी देख रहे हैं, परेशान कर रहा है, टफ है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, माइंड पर स्ट्रेस होता है, ये सब ठीक है, चलें। लेकिन न्यूटन भाई साहब नहीं होते, क्या सैटेलाइट्स वगैरह होती, ये इतना अच्छा कम्युनिकेशन होता, ये जो आप कहीं भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, नेट वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग डॉट डॉट, ये सारे एंजॉय भी नहीं होते। तो ये पक्ष भी देखो, उसने दिया भी है भाई, ऐसे नहीं क्रिटिसाइज करते। लेकिन क्या करें, 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर है, तो है भाई। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन सीजीएस सिस्टम में हो गया। एंड मीटर,
मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। एंड कूलम इज इक्वल टू, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती स्टैट कूलम। क्या होती है? स्टैट कूलम। और स्टैट कूलम और कूलम में क्या रिलेशन होता है? तो कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। याद कैसे करेंगे? लाइट की स्पीड में जो है उसी में 10 की 1 पावर बढ़ा दो, बस रिलेशन है। अब ये वैल्यू यहां लाके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 9 10⁹ न्यूटन के प्लेस पे हो जाएगा 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर, मीटर के प्लेस पे हो जाएगा 10⁻², और ये सेंटीमीटर है 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा अपन कूलम। कूलम के प्लेस पे आ जाएगा 3 × 10⁹ स्टैट कूलम का स्क्वायर। तो 9 10⁻9 10⁵ 10⁻² का स्क्वायर, हाँ बोलते रहो भाई, हाँ 10⁻4, और डाइन यहां से बचा है, और यहां सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9, और 10⁻9 का स्क्वायर 10⁻81, अच्छा पावर ऐड होती है तो 10⁻18, और स्टैट कूलम का स्क्वायर। अब देखें ऊपर मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होगी तो 9 5 14 418, और नीचे भी पावर क्या है 18, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा इससे, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्चुअली यहां आ जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान स्टैट कूलम का स्क्वायर, स्टैट कूलम का स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा तो आप कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका Q1 है और ये जो R गैप पे Q2 है, दोनों के बीच में एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, तब फार्मूला है, तो फार्मूले में यहां F0 लिखेंगे एयर रहने पर, और जो K अभी लिखे थे वो हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां एक नया सिंबल आ गया, क्या आ गया? एक नया सिंबल आ गया ε0, इसे हम बोलते हैं वेयर ε0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और कहां से फाइंड आउट होगी? आप k इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1/4πε0 और ये इज इक्वल टू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये भी बात हुई है, तो यहां से ε0 इधर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1/4π और 9 इंटू 10⁹ इधर डिनोमिनेटर में चला आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में चला आएगा और कूलम स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 22/7 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि प्यारे आप जानते हैं बेस्ट स्टूडेंट कौन है? जो अपने टीचर पर बिलीव करे नहीं भाई, जो अपने टीचर पर बिलीव ना करे जब तक उसे ये फील ना हो कि हाँ बिलीव करना चाहिए। क्यों? धोखे बहुत मिलेंगे यदि आप बगैर जो है एग्जामिन किए किसी पर बिलीव करने लगेंगे। तो प्यारे यदि हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू आएगी, यू हैव टू चेक दिस आनंद सिंह इज करेक्ट और नॉट। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। अब इस Q1 और Q2 के बीच में मीडियम आ गया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर्स को, किसको बोलते हैं? इंसुलेटर्स को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। ये जो फार्मूला है आपका, अब इसको लिखा जाएगा Fk इज इक्वल टू 1/4πε0। जहां ε0 है उसी के बगल एक नया टर्म आ जाएगा जिसे εr बोलेंगे मीडियम के आने के बाद, मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया। अब ये जो εr है, εr को क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी का दूसरा नाम है। और इसी के प्लेस पर इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं 1/4πε मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और बिकॉज अब ε0 इंटू εr की जगह पे एप्सिलॉन लिख रहे हैं, दैट मीन्स ε0 इंटू εr एप्सिलॉन के बराबर होता होगा। और ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब ये क्यों बराबर होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और यहां ये टर्म क्यों नहीं लिखा गया है? एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है फॉर फ्री स्पेस एंड वैक्यूम और एयर, तो इसकी प्लेस पे 1 लिख देंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा। अब ये 1 क्यों होता है? एप्सिलॉन r की वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू किसके लिए? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, F0 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। एफ के ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप ये एफ के इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r बाहर ले लें, अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r, और इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं F0। ये एक रिलेशन आ गया। एयर में दो चार्जेज के बीच का फोर्स है F0 और मीडियम में फोर्स है F के, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा। मीडियम में जो फोर्स होगा 1/एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा एयर में जो फोर्स है। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? तो आप ये सुन रखे हैं कि वाटर इज ए ग्रेट सॉल्वेंट। क्या सुन रखा है आपने? वाटर इज अ ग्रेट सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों है वो? अब नमक डालो पानी में घुल जाता है, ठीक है, तेल में डालो घुलता है, टाइम लगता है, वाटर में जल्दी घुल जाता है, वाटर में लगभग कई सारी चीजें घुल जाती हैं आसानी से। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि वाटर इज ए ग्रेट सॉल्वेंट? तो देखें बेटा, आप एफ के इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ F0। F0 दो चार्जेस के बीच का फोर्स है एयर में और F के मीडियम में। ये जो एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। और इसकी वैल्यू फॉर वाटर होती है, आप लिखेंगे अप्रॉक्स 81, कुछ बुक्स 80 भी लिखती हैं। और ये जो एप्सिलॉन r है इसकी वैल्यू फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स होती है इनफाइनाइट। इसका मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से लेस नहीं हो सकती है। अभी हमने आपसे जैसा कि वादा किया है कि फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 1 क्यों होती है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। अब NaCl पहचानते हैं इनको? नमक है, और नमक का हक अदा करना चाहिए आपको, ये तो आप जानते ही हैं। तो Na पे क्या है? प्लस है, Cl पे क्या है? माइनस है, और प्लस और माइनस के बीच में कूलाम भाई साहब अट्रैक्शन। और मान लो, सपोज कर ले रहे हैं कि एयर में इन दोनों के बीच का फोर्स है 162 न्यूटन। अब हमको खुद से अज्यूम करना है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं। लेट 162 न्यूटन। तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा? जब ये नमक पानी में होगा उस समय, वाटर में होगा तब, तो 1/एप्सिलॉन r, F0 फार्मूला है आपका, और ये वैल्यू आप 81 बोल रहे हैं, और F0 आप अज्यूम कर रखे हैं 162 न्यूटन। ये आ जाएगा 2 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 162 न्यूटन अज्यूम क्यों किया था। 81 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, क्यों हम अपने ऊपर आफत लें। ठीक है, इसका मतलब ये जो NaCl है इसके बीच में जो होल्डिंग स्ट्रेंथ है एयर में है 162 न्यूटन, लेकिन वाटर में वो होल्डिंग स्ट्रेंथ हो जा रही है 2 न्यूटन।
इसका मतलब बाहर जो पकड़ है Na और Cl के बीच में बहुत तगड़ी पकड़ है। जब आप उसको सेक भी करेंगे तो NaCl अलग नहीं होगा, लेकिन इनसाइड द वाटर 162 न्यूटन 2 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऐसी पकड़ है। अब थोड़ा सा भी सेक किए तो दोनों अलग हो जाएंगे। अब दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप ये जानते हैं कि NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है, और प्लस H2O में H प्लस है और OH माइनस है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये भाई साहब इससे दोस्ती कर लेते हैं, ये भाई साहब इससे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों की दोस्ती आपस में थी पहले से ही, तो ये भी मिल लेते हैं। अब Na की दोस्ती हुई किससे, OH से, यहां बन गया आपका NaOH प्लस H की दोस्ती हो रही है Cl से, तो बन गया HCl। अब बोलो, जब ये बॉन्डिंग हो गई यहां पे अंदर जाके, तो NaCl अब दिख ही नहीं रहा है, NaCl दिख ही नहीं रहा है, और दिखना बंद हो गया, इसी कहते हैं घुल गया। पानी में नमक मिला दो, फिर ढूंढो नमक कहाँ है, दिखेगा नहीं। अब ऐसे ही समझो, जैसे कहीं कोई पार्टी चल रही है, अब पुलिस किसी के पीछे पड़ी हुई है, वो भागता भागता पार्टी में घुस जाता है। अब पार्टी में घुसता है तो पार्टी में वो सबसे परिचित था, सब में बॉन्डिंग थी, और सबसे जब बॉन्ड बना रखा है वो, तो पुलिस वाला जब आएगा और जब वो पूछेगा अभी कोई भाग के आया है, इस भीड़ में घुसा है, जल्दी बता दो हमें, बहुत खतरनाक अपराधी है, तो क्या कोई बताएगा? नहीं। पुलिस वाला ढूंढ पाएगा उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग है, इसलिए वो गायब हो जा रहा है, वो बॉन्ड बना के घुल जा रहा है उसमें। ऐसे ही NaCl बॉन्ड बना के घुल जा रहा है वाटर में। अच्छा ठीक है, यदि उसकी किसी से कोई परिचय नहीं होता तो बॉन्ड नहीं बनता, और पकड़ के क्या करते लोग, बाहर निकाल देते। बिल्कुल वैसे ही वो दिखता और पकड़ में आता जैसे आप सैंड से मिला दें वाटर में, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वाटर इज ए ग्रेट सॉल्वेंट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। तो अभी तक हम लोग मैग्नीट्यूड की बात किए हैं फोर्स के, डायरेक्शन की बात तो हुई ही नहीं। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जैसे F12 लिखा है, तो इसको हम रीड करेंगे, फोर्स ऑन Q1 और ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और अभी ये लिखा होता F21, तो हम क्या रीड करते, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही चुके हैं, बात केवल डायरेक्शन की करनी है। अब देखें, एक्चुअली ये ड्यू टू जिसके पहले लिखा है, जो कारण है फोर्स का, कौन है? कारण है फोर्स का, वो रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा? देखो हमने कहा है ना, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो टीचर पर बिलीव नहीं करते हैं। ये रेस्ट में क्यों रहेगा? देखें, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट force, field, potential, etc. due to such charges which are in rest या which are in static situation। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स का कारण, फील्ड का कारण, ये रेस्ट में रहेगा, इसीलिए जो कारण है वो रेस्ट में रहेगा। तो फिर आगे क्या मामला होगा? अब जैसे ये है प्लस Q1, ये है प्लस Q2, मैग्नीट्यूड की बात करनी नहीं है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फिक्स कौन होगा? Q2, क्योंकि ड्यू टू Q2 है, तो Q2 फिक्स हो गया। अब हम देखेंगे अट्रैक्शन है कि रिपल्सन, तो यहां क्या है? रिपल्सन।
और रिपल्सन है तो मार या प्यार, मार। अब मार होगी तो कोई पास आएगा भागेगा, भागेगा। तो Q1 टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं Q1 और Q2, दोनों प्लस ही रहते, लेकिन अब इसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की बात कर रहे हैं। अब ड्यू टू Q1 हो गया, Q1 फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? Q1 फिक्स हो गया। अब Q1 फिक्स हो गया, फिर रिपल्सन, तो Q2 भागेगा किधर? टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट? तो टूवर्ड्स राइट भागेगा। अब जरा देखिए, एक बात यहां और दिख रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पेयर ऑफ चार्ज सेम है और दोनों के बीच का गैप सेम है। अब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें हम अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। तो एक्चुअली यहां पर यह प्रूफ हो रहा है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का इको फील हो रहा है। इसका मतलब कूलाम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक की डायरेक्शन लेफ्ट थी, एक की राइट थी, पेयर ऑफ चार्ज नहीं चेंज था, डिस्टेंस नहीं चेंज थी, तो एक्चुअली जो है मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर में एक प्लस लिखा जाता है, दूसरा माइनस लिखा जाता है। और जैसे ही इसको देखे तो हमारे दिमाग में साइनिंग हुई। अब वो साइनिंग क्या है? वो साइनिंग है, तो जैसे लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो कूलाम्स लॉ हो गए न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बाकी हम जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ का, तो वहां देखेंगे, इसको प्रूव करके दिखा देंगे वहां पे। ठीक है, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन, आगे अपने फर्स्ट पेज पे हम लोग। कूलाम्स लॉ है क्या? कूलाम्स लॉ है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने के लिए। स्टेटमेंट क्या है? According Coulomb's law, electrostatic force of attraction or repulsion acting between two static point charges will be directly proportional to magnitude of both charges and inversely proportional to square of the distance between them in magnitude. डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन यहां पर होगी along that line which passes through both charges. अब ये हो सकता है कि Q1 to Q2 या Q2 to Q1, along तो हो गया, अब किधर होगा उसके लिए हम कारण जो चार्ज है उसको फिक्स कर लेंगे और अट्रैक्शन रिपल्सन ये बता देगा कि दूसरा वाला चार्ज मूव किधर करेगा, वही डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है आप देख ही रहे हैं। फिर आगे चले, हमने इसकी सीजीएस सिस्टम में वैल्यू निकाल दिखा दी जो 1 थी। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है ये एयर में फार्मूला है, और जैसे ही मीडियम आ जाता है तो जहां एप्सिलॉन 0 है उसी के बगल एप्सिलॉन r बढ़ जाता है, और एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r की जगह पे आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 सिंबल आ जा रहे हैं, एक सिंबल है एप्सिलॉन 0, एक सिंबल है एप्सिलॉन r, एक सिंबल है एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मटेरियल। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग जो है एयर में जो फोर्स लगेगा और मीडियम में जो फोर्स लगेगा दोनों का रिलेशन। ठीक है, फिर इसी की मदद से हम प्रूव करते हैं वाटर इज ए ग्रेट सॉल्वेंट। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस बढ़ ही जाते हैं, डायरेक्शन निकालने की व्यवस्था देखते हैं। तो प्यारे, आपसे रिक्वेस्ट है वही पुराना वाला, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आल्सो। और प्यारे जो है यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपिया मऊ चौराहा। कहाँ है? भोपिया मऊ चौराहा। रोड कौन सी है? प्रयागराज अयोध्या को जोड़ने वाली 4 लेन। एग्जैक्ट लोकेशन नहर के बगल।
मेन रोड पर, ठीक है। और सेम नेम का चैनल भी है, वहाँ भी जाइएगा, और ये वीडियो वहाँ भी मिलेगा जो अभी आप पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास में बैठ के सब लोग, ठीक है। तो मामला हमारे ख्याल से अभी तक जितनी चर्चा हुई समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होने जा रहा है, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये होने जा रहा है। एक बार फिर से प्यारे थैंक्स।